नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। तो हमारी पहली क्लास के अंदर हमने सीखा था इंटरफेस के बारे में। अब ये हमारी दूसरी क्लास है आफ्टर इफेक्ट्स सीरीज की। इसके अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एडिटिंग कैसे होती है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। जैसे प्रीमियर प्रो में हम एडिटिंग करते थे, वो प्रो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी हमको जरूरत पड़े तो हम एडिटिंग उसके अंदर कर सकते हैं। हालांकि हाँ, प्रीमियर प्रो जैसे टूल्स नहीं है उसमें एडिटिंग के, बट हाँ, आपको अगर बेसिक एडिटिंग करनी हो आप कर सकते हैं। वो हम सीखेंगे कैसे करते हैं, लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइमलाइन कैसे काम करती है, और आपका अगर आपको टाइम रीमैपिंग वगैरह करनी हो, स्पीड कम ज्यादा करनी हो फुटेज की, वो सब कैसे होता है। एडिटिंग पार्ट सारा आफ्टर इफेक्ट्स का आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो हम आ गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और लास्ट क्लास में आपने सीखा इंटरफेस के बारे में, तो आपको मालूम है सब पैनल क्या क्या काम करते हैं। आज हम आगे सीखेंगे लेयर्स के बारे में और कैसे इंपोर्ट करनी है फुटेज वगैरह अपनी, कैसे कंपोजिशन बनानी है, ये सारा हम डिटेल में आज सीखेंगे। शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स आपसे शेयर कर देता हूँ। ट्विटर के ऊपर /निर्देशक राव अगर आप लिखेंगे तो मेरा पेज खुल जाएगा, उसे फॉलो कीजिए। वहाँ मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन डालता हूँ, जब भी नया लेक्चर आना होता है कोई तो मैं पहले वहाँ पर इन्फॉर्म करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर भी /निर्देशक राव पर जाकर के आप मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं VFX ब्रेकडाउन्स डालता हूँ और भी पोस्ट डालता रहता हूँ। कोई भी आपको सवाल हो यहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर निर्देशक राव, वही /निर्देशक राव पे जाएंगे तो मेरा पेज आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं फ्री स्टॉक फुटेज डालता रहता हूँ, कुछ अपनी फ्री प्रोजेक्ट्स भी डालता हूँ और चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, व्लॉग वगैरह भी डाल रहा हूँ। और इस चैनल को मुझे इंप्रूव करना है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं इस पर और कंटेंट लेकर के आऊँगा। और इन दी एंड facebook.com पे भी आप /निर्देशक राव पे जाकर के मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आफ्टर इफेक्ट्स में। हमने लास्ट टाइम ये देख लिया था कि ये प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ पर व्यूअर है, यहाँ आपको मेन चीज़ दिखाई देगी जो आपकी एडिटिंग हो रही है। ये टाइमलाइन है और ये कंप्लीट टाइमलाइन है। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे लेयर्स के नाम होंगे, राइट साइड पे टाइमलाइन नज़र आएगी। यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल है और जो है ये आपके मेन्यूज़ हैं नॉर्मल, और ये टूल बार है। तो इसके आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड पे मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने वर्क स्पेसिस में स्टैंडर्ड आपको बताया था, तो इसी से हम आगे काम करेंगे। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड रखा करेंगे ताकि हमारा वर्क स्पेस हमेशा एक तरह का खुले। सबसे पहले न्यू कंपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं तो नई कंपोजिशन बनाने की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर सकते हैं, सेम पैनल खुल जाएगा। कंपोजिशन पे जाकर के न्यू कंपोजिशन कर सकते हैं, सेम पैनल खुल जाएगा। और Ctrl+N अगर आप प्रेस करें तो भी सेम पैनल खुल जाएगा। तो इन सब तरीक़ों से आप न्यू कंपोजिशन का पैनल खोल सकते हैं। अब यहाँ सिंपली मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कंपोजिशन यहाँ पर आ गई। सबसे पहले नाम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लेयर्स क्लास लिख देता हूँ, और ये 1920x1080p दिखा रहा है, स्क्वायर पिक्सल 50 फ्रेम। ये मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें आई हुई हैं। स्टार्ट टाइम कोड और ये ड्यूरेशन इसकी 13 सेकंड 22 ऐसा कुछ हो रखा है, 13.22। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रीमेड हैं ऑलरेडी बने हुए, तो उसमें HDTV 1080x25 इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली HD साइज़ आ जाएगा, स्क्वायर पिक्सल है, फ्रेम रेट 25 हो जाएगा। और ये स्टार्ट टाइम कोड है जो यहाँ पर 00 रखना है हमको, क्योंकि ये आपका जहाँ से बिगिनिंग होगी आपकी कंपोजिशन की वो टाइम दिखा रहा है ये। अगर ये आप कुछ आगे पीछे कर देंगे तो आपकी वीडियो जब शुरू होगी तो 0 की बजाय कुछ और टाइम से शुरू हो जाएगी, तो आपको बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी टोटल ड्यूरेशन वगैरह कितनी है। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है 13.22 है, इसको मैं 10 कर लेता हूँ, और ताकि ये 10 सेकंड की हमारी वीडियो बन जाए। तो ये मिली सेकंड, मिनट्स, आवर्स, इस तरह से ये टाइम कोड रहता है। अब मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉम्पोजिशन बन गई। जैसे ही कॉम्पोजिशन बनी, एक तो ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेयर्स क्लास लिखा हुआ आ गया है इस जगह पर, ये कॉम्पोजिशन का नाम है। यहाँ पर भी ये कॉम्पोजिशन बन के आ गई, इस तरह का ये इसका आइकन बना हुआ है, इस तरह से नज़र आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। और उसके बाद में अब आप अपनी कोई भी फुटेज इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, इंपोर्ट फाइल, इस पे जाकर के आप कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये फाइल है, मैं इसको यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये इधर आ गई फाइल। अब इसको उठा करके मैं ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, इधर यहाँ भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, किसी भी एरिया में यहाँ पे आप डाल दीजिए इसको, तो ये इस तरह से आपकी फ़ाइल आ जाएगी। मैंने राइट साइड पे ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं कि जिस जगह पे मेरा मार्कर था वहाँ पर फाइल वहाँ से शुरू हुई है, तो स्टार्टिंग में नहीं आई, यहाँ से स्टार्ट हुई है। इसको आप ड्रैग करके पीछे भी कर सकते हैं, बट मैं एक बार Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको उठा करके लेफ़्ट साइड ऑफ विंडो में डालता हूँ। यहाँ डालूंगा तो ये बिगिनिंग से शुरू होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल शुरुआत से शुरू है। अब ये तो था कि मैंने ड्रैग ड्रॉप कर लिया, बट अगर मैं चाहता कि मुझे ये पूरी की पूरी वीडियो नहीं चाहिए, इसका बीच में से कोई हिस्सा चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता था कि जैसे एक और हम फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए एक तो राइट क्लिक करके इंपोर्ट फाइल पे जा सकते हैं,
दूसरा, आप इस खाली एरिया में सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका जो है इंपोर्ट वाला बॉक्स खुल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और फुटेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये फुटेज जो है इस पर मैं अभी इसको ड्रैग नहीं करूँगा, यहाँ पर यहीं पर डबल क्लिक करता हूँ तो व्यूवर के अंदर ये फुटेज दिखाई दे जाएगी। ये इस टाइम हम कॉम्पोजिशन मोड के अंदर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉम्पोजिशन मोड मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप, ये कॉम्पोजिशन टैब बनी हुई है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस टैब से हट जाते हैं हम। अब ये हाईलाइट हो गया, ये फुटेज टैब है। तो जब भी आप फुटेज मोड के अंदर होंगे तो आप बेसिकली ये प्रीव्यू मोड है। अभी हमने इसको लेके नहीं आए हम सीन के अंदर, उससे पहले ही हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए इसका स्लाइडर इधर है, तो अगर आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से इस फुटेज को देख सकते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ से शुरू हो फुटेज, तो इधर ये बटन बना हुआ है इन पॉइंट का, जैसे कि प्रीमियर प्रो की क्लास अगर आप लोगों ने लगाई थी तो उसमें भी इस तरह से हम कर सकते थे। यहाँ मैं इन पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, ड्रैग करके लिए मान लीजिए बस मुझे यहाँ तक की फुटेज चाहिए, तो मैं आउट पॉइंट जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये इतनी फुटेज मेरी सिलेक्टेड है, इसको मैं यहाँ पे प्ले करके भी देख सकता हूँ और जो है इसको इस तरह से स्क्रब करके भी देख सकता हूँ। अब दो तीन तरीके हैं, अगर मैं इसको ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ सीधा तो ये इतनी ही फुटेज आएगी। आप देख रहे हैं ये सिर्फ इतनी ही फुटेज आ रही है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं स्क्रब करता हूँ तो कई बार जो है रेजोल्यूशन थोड़ी लो हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है एक बटन है फास्ट प्रीव्यूज़ का, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये एडेप्टिव रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट होगा आपका। अगर आप चाहते हैं कि ये पिक्सलेट ना हो स्क्रब करने पे तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं, फिर ये फाइनल क्वालिटी ही नज़र आएगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा हैंग वगैरह ज़्यादा होगा, इसलिए इसको अडेप्टिव रेजोल्यूशन पे रखने पे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर एक और चीज़ आप नज़र आ रही है आपको, रेजोल्यूशन डाउन सैम्पल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फुल पे आपका हैंग हो रहा है प्रोजेक्ट तो इस पर क्लिक करके आप हाफ कर सकते हैं, तब भी हैंग हो रहा है, थर्ड क्वार्टर और भी तब भी हैंग हो रहा है तो आप कस्टम पे जा करके ये 16:16 कर सकते हैं। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ओके, तो ये देख रहे हैं बिल्कुल ही पिक्सलेट हो गई है, लेकिन अब ये बहुत तेज़ बफर हो जाएगी। तो इसलिए इसको फ़िलहाल तो मैं ऑटो पे कर देता हूँ। ऑटो क्या करता है, जो भी आपका कंप्यूटर थोड़ा बेस्ट चला सकता है उस क्वालिटी पे रखता है। अब यहाँ पे हाफ देखने लिखा हुआ है, मैंने हाफ पे क्लिक नहीं किया, ऑटो पे किया है, बट ये हाफ रेजोल्यूशन पे दिखा रहा है ताकि स्मूथली चीज़ें प्ले हो जाएँ। तो एक तो ये तरीका था फुटेज को यहाँ पे लाने का। मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से इस पर डबल क्लिक करके यहाँ फुटेज मोड में आते हैं तो ये देख रहे हैं फुटेज हाईलाइट हो गई है, कॉम्पोजिशन से हम बाहर आ गए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वापस कॉम्पोजिशन मोड पे हम चले जाएंगे, फुटेज मोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको हमने ड्रैग ड्रॉप किया था पहले। दूसरा तरीका एक ये भी है कि यहाँ पर दो बटन बने हुए हैं, अगर इस पर आएंगे आप रिपल इंसर्ट डिलीट, इससे क्या होगा कि आपको अपनी फुटेज के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसको डालना है, फुटेज को इंसर्ट करना है, तो जैसे मैं कंपोजिशन पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 5 सेकंड पे जब बोट इधर आई है यहाँ पे कट लग जाए और बीच में वो दूसरी वाली फुटेज आ जाए, तो मैं फुटेज मोड में जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप टाइमलाइन में देखिएगा क्या क्या होता है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जो मेरी ओरिजिनल लेयर थी वो कट लग गया उसमें और उसके 2 पीस हो गए ये, और बीच में जो है ये वाला पीस आ गया। तो ये यहाँ तक बोट आई, फिर ये लड़की वाली फुटेज आ गई, उसके बाद वापस बोट वाली आ गई। तो इस तरह से इसने इसको कट कर दिया, 2 लेयर्स बना दिए अलग, और बीच में ये जो है हमारी 3rd लेयर नहीं डाल दी है। अब मैं एक बार Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, वापस से हमारी नॉर्मल हो गई है फुटेज। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर से फुटेज मोड में आता हूँ, इधर एक और बटन है यहाँ पर, यह है ओवरले एडिट। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली जहाँ पे भी आपका पॉइंटर है उस जगह पे आपकी फुटेज ओवरले आ जाएगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ, बस ये फुटेज उसके ऊपर आ गई, नीचे लेयर कट नहीं लगा उसको। ये बोर्ड चल रही थी, फिर ये फुटेज आ गई, तो वो कट करके आगे नहीं किया उसने उसको, बस इसके ऊपर फुटेज डाल दिया। तो ये 2 तरीके हैं, यहाँ से आप इसको इस तरह ला सकते हैं प्रीव्यू मोड से। बाकी ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं चीज़, इसको मैं डिलीट करता हूँ। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बस इसको सीधा ही हम ड्रैग कर लेते हैं, तो जो फुटेज आई होती है उसको फिर कहीं पे लगाना होता है हम उसको लगा लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं ऑलरेडी इस पॉइंटर पे लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता नहीं कि फुटेज मोड में मुझे जाना पड़े, तो यहाँ से ड्रैग करके इसको सीधा टाइमलाइन पे इस जगह पर ला करके मैं छोड़ दूंगा, तो यहीं से शुरू होगी फुटेज। मैंने आपको दिखाया था ना पहले भी कि टाइमलाइन में आप जिस जगह पे ड्रैग करके छोड़ोगे एक्जैक्टली उसी टाइम से आपकी फुटेज शुरू होगी। अब टाइमलाइन का टाइम यहाँ पर लिखा रहता है। मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन बनाते टाइम कि 00 से शुरू होनी चाहिए, यहाँ पे 00 लिखे हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे लिखा हो। तो यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा आगे, ये 2 सेकंड पे मैं आया तो ये 2 सेकंड यहाँ पे दिखा रहा है, 2 सेकंड आगे 00। तो जिस भी टाइम पे आप आएंगे, जैसे बीच में आ जाते हैं 5 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में, तो ये 5.18 सेकंड यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको आप जो है फ्रेम्स के रूप में भी देख सकते हैं। आप नीचे देख रहे हैं पे 25 FPS लिखा हुआ है,
और यहाँ पे 00143 लिखा है, तो 143rd फ्रेम के ऊपर है आप। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते हैं तो ये फ्रेम मोड में दिखा देगा। अब यहाँ पे हम आते हैं 0 फ्रेम है, अगर मैं इसको यहाँ पर आगे प्ले करता जाता हूँ तो 1 फ्रेम 2 फ्रेम ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब ये फ्रेम्स के तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। और जब आपने फ्रेम मोड पे किया तो आप देख रहे हैं टाइम मोड आपका नीचे चला गया। अब आपको एक सेकंड जो है 1.24 सेकंड नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रेम में 49 दिख रहा है। तो ये शफल होते हैं। जब मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो शफल होकर ऊपर नीचे जाते हैं। पुराने वर्जन्स के अंदर ये एक ही दिखाई देता था, तो कंट्रोल क्लिक करने से या तो फ्रेम मोड आता था या फिर टाइम मोड आता था। अब कंट्रोल क्लिक करने से जो है ये शफल हो जाते हैं। मेन मोड ऊपर आ जाता है जो आपने शफल किया है, और दूसरा वाला नीचे छोटा नजर आता है। तो अभी इसे हम टाइम मोड पे रख लेते हैं। तो ये हमने बेसिकली 2 फुटेज इसके अंदर डाली हैं। अब इसमें फुटेज की एडिटिंग कैसे होती है। प्रीमियर प्रो में हम सिर्फ स्लाइस कर देते थे फुटेज को, और उसके 2 पीस हो जाते थे और एक ही ट्रैक के ऊपर नजर आते थे। तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है इसमें ट्रैक की तरह नहीं, इसमें लेयर्स की तरह काम चलेगा सारा। ये सब लेयर्स हैं। अगर मान लीजिए मैं इस फुटेज को मुझे कट करना है, यहाँ से बीच में से कट करना है, यहाँ पर एडिटिंग टूल्स में हम जाते हैं, एडिटिंग मेन्यू में, तो यहाँ पे कट, कॉपी, इन सब की ऑप्शंस हैं, पेस्ट की और ये डुप्लीकेट की, स्प्लिट लेयर की। तो इस कट से कंफ्यूज मत होना, ये इस कट का मतलब यहाँ पर इसको स्प्लिट करने वाला कट नहीं है। ये बेसिकली जो आप कॉपी पेस्ट करते हो, कट पेस्ट करते हो, वो वाली चीज़ है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल X इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल C कॉपी का है, और पेस्ट का कंट्रोल V है। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये बेसिकली वीडियो ही गायब हो जाएगी, और फिर मैं एडिट करके इसको पेस्ट करता हूँ तो ये वीडियो वापस पेस्ट हो जाएगी। इस तरह से अगर मैं इसको कंट्रोल C प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे और कंट्रोल V प्रेस करता हूँ तो इसकी कॉपी आ जाएगी, एक और लेयर बन करके आ जाएगी। एडिट करने के लिए क्या करना है, एडिट पे जाकर के यहाँ पे स्प्लिट लेयर के ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट D। अगर आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं तो बेटर है। कंट्रोल शिफ्ट D से जो है आपका जहाँ पे स्लाइडर होगा वहाँ से आपकी वीडियो जो है कट हो जाएगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं 2 इसके पार्ट बन गए। जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ से कट करना है, मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट D में प्रेस करता हूँ तो ये 2 पार्ट हो गए। जिधर भी मेरा टाइम स्लाइडर होगा उस टाइम पे वहाँ से मेरे 2 पार्ट बन जाएंगे। और ये दोनों एक लेयर के ऊपर नहीं आए, ये अलग लेयर बन करके आ गई है। दूसरा, टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर जो है ये ऑडियो का बटन बना हुआ है। अगर आपको फुटेज की ऑडियो नहीं सुननी, मान लीजिए मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये बीच में ऑडियो आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है मुझे इस टाइम पे, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अगर उसके बाद प्ले करता हूँ तो ऑडियो बंद हो जाएगी, म्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इनको जो है मूव कर सकता हूँ लेफ़्ट राइट। तो ये पहले फुटेज इधर आई, फिर ये लड़की वाली फुटेज आई, फिर ये गैप आया थोड़ा सा, फिर लड़की वाली फुटेज आई। तो ये बेसिक एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं। हालांकि सजेस्टेड नहीं है, एडिटिंग का काम जो है प्रॉपरली करना है तो वो आप प्रीमियर प्रो में ही करें। बट हाँ, कई बार छोटी मोटी हमें एडिटिंग करनी ही पड़ती है शॉर्ट बनाने के लिए भी, VFX वाला, तो वो काम हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट D से जो है आपकी ये कट जाती है फुटेज। आफ्टर इफेक्ट्स में एक और चीज़ है कि ये जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं आपको थोड़ा सा फेडेड नज़र आ रहा है, ये आपकी बाकी की फुटेज है दोनों साइड में। अगर आप इस एंड पे आते हैं पॉइंटर लेकर के तो ये पॉइंटर चेंज हो जाता है आपका। यहाँ पर ये जो पॉइंटर ऐसा है, एंड पे आते ही इस तरह का हो जाता है। इसे आप ड्रैग करके वापस भी निकाल सकते हैं, तो ये आपकी लेयर कंप्लीट आ जाएगी पीछे की। ऐसे ही आगे की तरफ करेंगे तो आगे की रिवील हो जाएगी। तो लेयर जैसे है लॉस्ट नहीं होती, ये आप इधर उधर को ड्रैग करके वापस से जो है लेयर को रिवील कर सकते हैं। सेम इसमें नीचे वाली में भी यही है। ठीक है, तो जितना आप इधर को ड्रैग करेंगे उतनी रिवील हो जाएगी। ये देखिए, तो ये आपकी बेसिक एडिटिंग हो गई। अब जो है हम टाइप्स ऑफ लेयर देख लेते हैं। इन तीनों को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एक आपको और शॉर्टकट बताता हूँ। अगर मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, हमारा जो है वापस से स्टार्टिंग में पहुँच गए। अगर मैं डायरेक्टली जो है वीडियो को ड्रैग करके आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पर डालता हूँ तो ये यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो अपने आप आ गई। मैंने ड्रैग यहाँ पे किया था बट फिर भी प्रोजेक्ट के अंदर वीडियो आ गई। उसके बाद इस वीडियो को आप सिंपली, ये कॉम्पोजिशन का बटन है, चाहे यहाँ पे ड्रैग करके डाल दें, ये अपने आप एक कॉम्पोजिशन बना लेगा। अब आपको न्यू कॉम्पोजिशन बनानी नहीं पड़ी, अपने आप इसने बना ली कॉम्पोजिशन, और नाम इसका वही रख दिया जो फुटेज का नाम था। एक बार मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, अगर इसको ड्रॉप करते हैं उठा करके यहाँ पे, तो भी सेम चीज़ होगी, अपने आप कॉम्पोजिशन बन जाएगी सेम नाम की। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ड्रैग ड्रॉप करके भी ला सकते हैं, और इधर से आप डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे बताया था आपको, या फिर ड्रैग करके डाल सकते हैं। उसके बाद आप सीधा टाइमलाइन पे डालें, कॉम्पोजिशन नई बन करके आ जाएगी। अब ये कॉम्पोजिशन अगर आपने बना ली इस तरीके से, आप चाहते हैं इसका नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे आप जो है राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। इसका नाम मैं जैसे टेस्ट रख देता हूँ अभी के लिए। तो जैसे ही मैंने इसका नाम टेस्ट किया, यहाँ पर भी टेस्ट लिखा हुआ आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि हमने कॉम्पोजिशन बना ली, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी आई हैं। जो भी आपकी इस वीडियो की प्रॉपर्टीज़ थी, जितने फ्रेम रेट पे शूट हुई थी, जो कुछ हुआ था इस वीडियो के साथ में, वही की वही प्रॉपर्टीज़ कॉम्पोजिशन की बन जाएंगी। तो अगर आपको चेक करनी हो तो यहाँ कॉम्पोजिशन पे जा करके और कॉम्पोजिशन सेटिंग्स,
इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है टेस्ट नाम की कॉम्पोजिशन आपको दिख रही है। इसका ये आपको साइज़ नज़र आ रहा है। अब इसमें फ्रेम रेट 50 नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो वीडियो शूट हुई थी ये 50 फ्रेम पर शूट हुई थी इसलिए। और इसका स्टार्ट टाइम कोड जो है ये 8:15 ये दिखा रहा है क्योंकि उसमें जो कैमरा में जो स्टार्ट टाइम कोड था उस टाइम पे ये होगा। अब अगर इसमें ओके करता हूँ तो आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर आकर के 8:15 से शुरू हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहिए कि 00 से शुरू हो। तो कंपोजिशन पे जाकर के कंपोजिशन सेटिंग पे जाकर के यहाँ पर मैं इसको 0 कर देता हूँ, उससे ये 0 हो जाएगी। इसको ड्यूरेशन को चेंज मत करना क्योंकि ड्यूरेशन आपकी क्लिप से ही आई हुई है कि पूरी क्लिप आपको देखनी है अगर, तो उसकी ड्यूरेशन इतनी है। ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमारा टाइम 0 हो गया, यहाँ से लेके 17 सेकंड की जो है ये क्लिप आ गई है। तो ये थोड़ी सी कंपोजिशन वगैरह की हमने बात कर ली। इसको मैं अभी दोनों चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, न्यू कंपोजिशन बनाते हैं, लेयर्स क्लास दोबारा नाम रखता हूँ इसका। यहाँ से हम इसे कर देते हैं HDTV 108025, 25 फ्रेम की हो गई है स्टैंडर्ड। ओके, इसको यहाँ पर जो है 10 सेकंड का कर लेते हैं। वैसे 17 भी कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैं इसको 17 ही रहने देता हूँ। एक और आपको चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ओके किया मैंने। अब ये 17.13 सेकंड की ये बन गई है, 17 सेकंड और 13 फ्रेम्स। तो अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ 10 सेकंड्स की ही चाहिए मुझे, तो मान लीजिए मैं इसको ऊपर से तो कर ही सकता हूँ कंपोजिशन सेटिंग में से। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 करता हूँ और इस पर एंटर करता हूँ तो एग्जैक्टली 10 सेकंड के मार्कर के ऊपर मेरा टाइम स्लाइडर आ जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड में 2 ब्लू कलर के जो है बिगिन और एंड के मार्कर बने हुए हैं। इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं और अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर इसको मूव करते रहेंगे तो ये यहाँ पर अगर स्नैप होगा इस तरह से। तो मैं इसको यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली अब मेरी फुटेज में जाता हूँ, ख़त्म हो जाए। इधर मैं करूँगा राइट क्लिक और यहाँ पर ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, जो आपका ये 2 ब्लू मार्कर्स के बीच में है उसको हम वर्क एरिया बोलते हैं। तो राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया में क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये एंड में चला गया। बेसिकली वो एंड में नहीं गया, ये अब आप वो उससे आगे का हिस्सा सारा कट गया है और इतना है ये 10 सेकंड तक का एरिया जो है ये आपकी कंपोजिशन रह गई है। तो यहाँ पे 0 है शुरू में, अगर आप देखें 0 और यहाँ पे एंड में आते जाएंगे तो यहाँ पे 10। अब ये 10 सेकंड तक की है। इसके बाद में जो है आपकी लूप वापस शुरू हो जाएगा। मैं प्ले का बटन दबाता हूँ जो कि है स्पेस बार। अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो ये प्ले हो जाएगा और आपका इस तरह प्ले हेड आगे मूव करता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये पूरा यहाँ तक जाएगा और एंड में 10 के बाद दोबारा वापस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप ड्यूरेशन जो है अपनी चेंज कर सकते हैं कंपोजिशन की। अब ये एरिया जो है इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर न्यू की ऑप्शन है। इसके अंदर आपको जो है अलग अलग कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। व्यूवर को छोड़ दीजिए, टेक्स्ट, सॉलिड, लाइट, कैमरा, ये सब जो है इस तरह के आप लेयर्स बना सकते हैं। तो पहले टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया एम्प्टी टेक्स्ट लेयर आ गई है और यहाँ पर जो है कर्सर बना हुआ आ गया। तो इसके अंदर आप जैसे टेस्ट लिख देते हैं हम फिर से, और ये लिखा मैंने। उसके बाद मुझे इसको ख़त्म करना है तो मैं अभी आप देख रहे हैं मेरा जो साइन बना हुआ है ये टेक्स्ट वाला आ रहा है बीच में। तो आप एक बार इस लेयर के ऊपर क्लिक कर दें जो ये है। अब आपका टेक्स्ट बना हुआ आ गया और ये यहाँ पर आपके पूरा टाइमलाइन के अंदर नज़र आ रहा है। अब अगर मेरा जो कर्सर आप देख रहे हैं टेक्स्ट वाला ही अभी भी, मैं चाहता हूँ इसको मूव करना। मैं इसको लेके आया, इसको मैंने मूव करने के लिए क्लिक किया तो मूव नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो दोबारा से मुझे एडिट करने की ऑप्शन आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपका मार्कर ऐसा है तो आप जा करके वापस से यहाँ पर जो पहला पॉइंटर है टूल बार के अंदर सिलेक्शन टूल, इसे प्रेस कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट वी है, वी प्रेस कर सकते हैं। उससे आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब अगर आप टेक्स्ट के ऊपर आकर इसको मूव करते हैं तो ये आप इसको मूवमेंट दे सकते हैं। अब ये एडिट मोड में नहीं जाएगा। अगर आपको एडिट करना है तो डबल क्लिक करें इसके ऊपर, फिर से आप एडिट मोड के अंदर चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं वी प्रेस करके वापस से मूव टूल ले आता हूँ। ये कई बार लोगों का प्रॉब्लम होती है कि मूव टूल के से बाहर होते हैं तो फिर वो मूव होने के बजाय एडिट मोड में चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट वी है। बाकी यहाँ से आप जा सकते हैं, इसको लेकर के आ सकते हैं। बाकी ये हैंड टूल है, लेंस जूम टूल है। ये बेसिकली हैंड टूल इस पूरी की पूरी कंपोजिशन विंडो को मूव करने के लिए, वापस इसको ले आते हैं। जूम टूल बेसिकली जूम करने के लिए, और आप ये स्क्रॉल से भी कर सकते हैं, स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट। तो जूम टूल की इतनी खास ज़रूरत होती नहीं है। और जो है हैंड टूल के लिए आप हैंड पे जाने के बजाय अगर सिर्फ ऑल्ट प्रेस करें और मिडल माउस दबाएं तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया और मिडल माउस दबाया, ऊपर जो है हैंड टूल सिलेक्ट हो चुका है ऊपर टूल बार के अंदर। अब मैं इसको यहाँ पे हैंड टूल की तरह मूव कर सकता हूँ। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको तो ये जूम हो जाता है। तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं कंपोजिशन को। उसके बाद जो है ये टेक्स्ट टूल का आपको पता चल गया कि इसके अंदर किस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसकी ऑप्शंस जो है यहाँ पर फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए वो कैरेक्टर यहाँ पर बना हुआ आता है। अगर आपको कोई कैरेक्टर विंडो नहीं नज़र आ रही
तो आप जो है यहाँ पर विंडो में जा करके इधर कैरेक्टर लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगी। इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो ये ऑफ हो गई यहाँ पर, और कैरेक्टर के उसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑन होकर के आ जाएगी। इसमें आपका फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं, कौन कौन से फ़ॉन्ट जो है आपको यूज़ करने हैं वो आप ये सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, और कितना उसका साइज़ वगैरह रखना है आपने। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये फ़ॉन्ट साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी स्केलिंग वगैरह, तो फ़ॉन्ट की सारी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ये बेसिकली आपको इसके बारे में पता ही होगा ऑलरेडी। तो फिलहाल टेक्स्ट लेयर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं एम्प्टी स्पेस में, न्यू सॉलिड। सॉलिड लेयर क्या करती है, बेसिकली एक सिंगल कलर की आप कोई लेयर बना सकते हैं। मैं जाकर इसमें थोड़ा सा इस तरह का कलर ले लेता हूँ, ओके, और इसका नाम हम रख सकते हैं ऐसे प्लेन रख देता हूँ इसका नाम में। अब ये प्लेन लेयर आ गई है, जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था उस कलर में आ गई है। अगर आपको फ्यूचर में जाके कलर चेंज करना हो इसका, तो आप यहाँ पर जाकर लेयर के ऑप्शन से जो लेयर को अपना सेलेक्ट कीजिए, लेयर पे जाकर के सॉलिड सेटिंग्स पे आप क्लिक करें तो ये वापस से उसका जो है नाम और ये सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह आपको बाद में चेंज करना हो तो आप बाद में भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। को मान लीजिए मैं थोड़ा ब्लूइश टोन में ले लेता हूँ, ओके, तो ये कलर चेंज हो गया। आप इसका इनफैक्ट जो है विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉम्पोजिशन साइज़ की आती है। अगर आपको बाई चांस इसको कम या ज़्यादा करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कम या ज़्यादा है तो आप मेक कॉम्प साइज़ पे क्लिक करके इसको कॉम्पोजिशन साइज़ का बना सकते हैं। तो ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मेरी लेयर आ गई है। अब आपने नोटिस किया जब मैंने ये लेयर बनाई तो टेक्स्ट गायब हो गया। बेसिकली वो गायब नहीं हुआ, वो नीचे चला गया, तो नीचे दब गई उसकी लेयर। अगर प्लेन की लेयर को हम नीचे ले आते हैं तो जो है ऊपर ये टेक्स्ट लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली सिलेक्शन टूल से आप इसको भी मूव कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पीछे ब्लैक जो है ये हमारा फ्रेम है बेसिकली, और इसको मैं मूवमेंट दे रहा हूँ सॉलिड को। अगर यहाँ पे आपका स्नैपिंग की ऑप्शन ऑफ है तो आपकी जो ये प्लेन को अगर आप इधर उधर मूव करेंगे तो ये ऐसे ईजी मूव होगा। अगर आप स्नैपिंग ऑन कर देते हैं, अब ये टेस्ट के सेंटर के हिसाब से स्नैप हो रहा है, ये टेस्ट के लेफ्ट साइड पे स्नैप होकर आ गया, टेस्ट के राइट साइड पे देख रहे हैं, उसको पता लग रहा है कि टेस्ट की एज कहाँ पर है। अगर मैं इसे मूव करता हूँ, देख रहे हैं अभी एज दिखा रहा है कि स्नैप इसके हिसाब से हो रहा है, जहाँ पे टेस्ट खत्म हो रहा है टेक्स्ट वहाँ पे। और अगर लेफ्ट को आएंगे ये सेंटर में आ गया स्नैप, अब ये लेफ्ट को आ गया। तो इस तरह की चीज़ें आप स्नैप कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं इसको टेस्ट लेयर को ऑफ कर देता हूँ और इसको वापस हम यहाँ ले आते हैं। अगर बाई चांस आपसे इधर उधर हो जाता है और आपको वापस आना नहीं आ रहा सेंटर में बिल्कुल, तो आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें और यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर वो आपकी लेयर आ जाएगी जो भी होगी। तो यहाँ पर आ गए हम। अगर आपको सिर्फ इसको लेफ़्ट साइड को मूव करना है लेकिन ऊपर नीचे मूव नहीं करना, तो आप शिफ्ट प्रेस कर लें पहले, उसके बाद पहले से आप सिलेक्ट करें, एक बार क्लिक करें इसके ऊपर, फिर शिफ्ट प्रेस कर लें और मूव करें लेफ्ट को। अब ये एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अब मैं ऊपर नीचे माउस कर रहा हूँ लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर करने पे ऊपर जा रहा है। नॉर्मली जो है ये लेफ्ट साइड को ही ईजिली जा रहा है, ठीक है। तो आपका एक लाइन के अंदर ये चीज़ मूव होगी। अगर आपने ऊपर को मूव करना है तो ऐसे ही मैं एक बार क्लिक करता हूँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके मूव करता हूँ, तब ये ऊपर नीचे होगा। तो ये इधर उधर आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इधर उधर मूव करने के लिए। नॉर्मली ये ऊपर नीचे एक ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में आप इसको शिफ्ट दबा के मूव कर सकते हैं। अगर आपको इसके साथ में स्नैपिंग भी चाहिए प्रिसाइज, तो आप साथ में कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो ये जो है आपका कॉर्नर टू कॉर्नर स्नैपिंग, इस तरह की चीज़ें भी आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। वो हम टेस्ट के हाथ दिखाते हैं। तो ये अगर मान लीजिए टेस्ट को हमने मूव करना है, सबसे पहले तो टेस्ट का पिवट आप देख रहे हैं नीचे है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इसको पिवट टू पिवट मैच करेगा ये, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ सेंटर टू सेंटर हो तो मुझे टेस्ट का पिवट जो है वो सेंटर में होना चाहिए था मेरा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर ये पिवट जो है इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर ये बटन है पैन बिहाइंड टूल इसे बोलते हैं, एंकर पॉइंट का बटन है ये। आप इस बटन पर क्लिक करके इस पिवट को मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। तो मैं इसको यहाँ पर इधर सेंटर में ले आता हूँ टेस्ट के। उसके बाद में इस एंकर पॉइंट टूल से हमें बाहर निकलना है, तो वी प्रेस करूँगा, देखिएगा टूल चेंज हो जाएगा। वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल आ गया। अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। अब मैं इसको सेंटर टू सेंटर, मुझे ये देखो सेंटर टू सेंटर मैं इसे अलाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह से इसमें अलाइनमेंट वगैरह इस तरह से होती है आफ्टर इफेक्ट्स में। अब आगे बढ़ते हैं, राइट क्लिक न्यू। लाइट लेयर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैमरा को भी हम बाद में करेंगे, ये 3D के टाइम पे हमारे काम आएंगे। एक नल ऑब्जेक्ट है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये एक नल लेयर बन करके आ गई है। ये बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये एक खाली लेयर है, ब्लैंक लेयर है। ये पेरेंटिंग वगैरह काम आती है, इसके साथ आपने कुछ अटैच करना हो तो कर सकते हो। इसका डिटेल में हम आगे यूज़ पढ़ेंगे, फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसके यूसेज हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा शेप लेयर है, शेप लेयर में क्या आप उस पर क्लिक करते हो तो खाली लेयर बन के आ गई है, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं ये रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है।
अब ये रेक्टेंगल ही क्यों आया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये रेक्टेंगुलर शेप यहाँ सिलेक्टेड होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इलिप्स ले लेता हूँ, तो इलिप्स वाली शेप आ जाएगी। आप देख रहे हैं ये अलग अलग शेप्स मैं एक ही लेयर के ऊपर बना पा रहा हूँ। ये यहाँ पे इलिप्स 1 इलिप्स 2 बना हुआ आ गया रेक्टेंगल। इसके साथ में ये पेन टूल है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की शेप ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो भी जो है यहाँ पर शेप 1 बन करके आ जाएगी। अब इसके कलर वगैरह कैसे आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमने फिल दिया हुआ है उस हिसाब से इसके कलर आ रहे हैं। अगर मैं इसको रेड फिल कर देता हूँ तो ये रेड हो गया, और रेक्टेंगल जो है इसका फिल हम अगर ग्रीन कर देते हैं तो ये ग्रीन हो गया। तो अलग अलग जो आपने शेप लेयर बनाई है उनके अलग अलग कलर्स आप दे सकते हैं। ये वापस से हमने पहले वाली का ही सिलेक्ट कर लिया, और इस शेप लेयर का हम यहाँ पे पिंक कलर दे देते हैं। तो ये अलग अलग लेयर्स के आप अलग अलग कलर कर सकते हैं। ये शेप लेयर्स जो हैं ये सारी मिल करके इस एक सिंगल शेप लेयर के अंदर है, ठीक है। इनको हम पर्टिकुलरली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आई का जो बटन है ये विजिबिलिटी का बटन है, तो इससे ऐसा हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर ये ओवरऑल इसको मैं ड्रॉप डाउन को अगर बंद करता हूँ, ये आपकी नॉर्मल लेयर है, इसकी विजिबिलिटी पे बंद करूँगा तो टोटल पूरी लेयर बंद हो जाएगी। ये टेस्ट वाली पे बंद करूँगा तो टोटल पूरी वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ से विजिबिलिटी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन जो है इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं किसी भी लेयर की। अभी शेप लेयर को मैं फ़िलहाल के लिए मान लीजिए बंद करता हूँ। अभी ड्रॉप डाउन पे जाते हैं यहाँ पर टेस्ट के, तो इसके अंदर टेक्स्ट की कुछ ऑप्शंस हैं जिसको हम अभी बाद में देखेंगे, और ये ट्रांसफॉर्म की कुछ ऑप्शंस हैं। तो हर लेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन सेम रहेंगी। अगर ये नीचे वाला बेस प्लेन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन सेम रहेंगी हर एक लेयर में। अब हम टेस्ट के ऊपर जाते हैं और ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी, ये कुछ चीज़ें हैं। तो पोजीशन से हम लेफ्ट राइट या अप डाउन एक्स वाई पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। एंकर पॉइंट से जो बेसिकली मैंने आपको बताया था, इसका जो सेंटर पे हम लेके आए थे पिवट पॉइंट, उसको आप मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप मूव करेंगे तो एंकर पॉइंट मूव नहीं होगा, वो वहीं रहेगा और पूरी ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगी उसका एंकर पॉइंट चेंज करने के लिए। अब हमने ये चेंज करना क्यों एंकर पॉइंट, इसका चेंज करने का फ़ायदा क्या है। पहले एक बार मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। अभी सेंटर में एंकर पॉइंट है, और अगर मैं यहाँ पर अगर रोटेशन देता हूँ यहाँ पर, तो ये सेंटर से रोटेट हो रही है चीज़। बट मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर से रोटेट ना हो, ये कॉर्नर से रोटेट हो मान लो। तो मैं एंकर पॉइंट को जो है इधर ला करके और इधर कॉर्नर पे ले आता हूँ। अब अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये कॉर्नर से रोटेट होगी। तो जहाँ पर भी एंकर पॉइंट होगा वहाँ से ऑब्जेक्ट की जो है रोटेशन और ट्रांसफॉर्म सब कुछ वहीं से होगा। ट्रांसफॉर्म बेसिकली ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करने वाले टूल्स। तो पोजीशन से भी आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्केल जब करते हैं तो भी वो ट्रांसफॉर्म हो रही है चीज़, ठीक है। रोटेशन से भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ओपेसिटी से जो है उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा हो रही है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस भी चीज़ के सामने यहाँ पर ये स्टॉप वॉच का बटन बना हुआ है, ये सब कीएबल चीज़ें हैं, यानी इन पे की लग सकते हैं, ये एनिमेट हो सकती हैं चीज़ें। मान लीजिए हम फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं और पोजीशन पे यहाँ की लगा देते हैं। ये की बनी हुई आ गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर की लग चुकी है। अब मैं मान लीजिए 2 सेकंड के बाद जो है इसको मूव कर देता हूँ। अभी मेरा पेन टूल सिलेक्टेड है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी मास्क बनना शुरू हो जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो हमेशा बाहर निकलना है पेन टूल से, वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल में मैं आ गया। अब मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इधर राइट साइड को खींचता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ टेस्ट को। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं एक और की लग गई है। अगर आप यहाँ देखें एक और की लग गई है। अब ये 2 कीज़ में ये लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। तो बेसिकली ऐसे एनिमेशन होती है। अब हम चाहते हैं कि मूव करता करता रोटेट भी करे, तो मैं रोटेशन पे भी पहले की लगा देता हूँ और यहाँ पर इस पॉइंट पे आता हूँ। अगर मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुँचना है तो शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं मूव करूँगा स्लाइडर को तो ये स्नैप होगा यहाँ पर। तो इस दूसरे हम की फ्रेम पे आ गए हैं। और एक और तरीका है, अगर मैं सेंटर में मान लो और मुझे अगले की फ्रेम पे जाना है, तो ये जो जिस भी चीज़ पे आपने की लगाई है, पोजीशन है जैसे, तो यहाँ पर ये 2 बटन बने हुए हैं। इससे पिछले की फ्रेम पे जा सकते हैं, क्लिक किया मैंने, लास्ट की फ्रेम पे आ गया, और राइट साइड वाला क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट की फ्रेम पे, तो एक्जैक्टली उसी जगह पर आप पहुँच जाएंगे। दूसरा है कि टाइप स्लाइडर को मूव करते हुए शिफ्ट प्रेस कर लें तो स्नैप करके भी पहुँच जाएंगे। अब रोटेशन के ऊपर मैं इसको की देता हूँ तो ये इस तरह से रोटेट हो गया। तो यहाँ से यहाँ रोटेट हो रहा है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि रोटेशन कंप्लीट हो जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से 180 की बजाय यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन जो है 0 इंटू आ गई, ये डिग्रीज़ की हैं आगे। अगर फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे 1 तो मतलब ये कंप्लीट रोटेशन। देखने में चेंज नहीं लग रहा क्योंकि वो पूरा घूम करके वहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह की एनिमेशन हो गई। तो ये बेसिकली इस तरह से एनिमेशन होती है इसके अंदर। अब मैं टेस्ट लेयर को डिलीट कर देता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट हम ले आते हैं। पिछली बार हमने बास्केटबॉल पे किया था प्रीमियर प्रो कोर्स में, इस बार हम फुटबॉल ले आते हैं। तो ये सॉकर बॉल हम यहाँ ले आए, ये भी बहुत बड़ी है साइज़ में।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, इसको स्केल करना है। तो ये 100% स्केल है, इसको छोटा करके हम थोड़ा सा इतना कर लेते हैं कि हमें दिखाई देने लग जाए ये। अभी हमारा स्केल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉल जो है बाउंस करे, तो पहले पोजीशन पे की लगा देते हैं। बेसिकली इसको नीचे ले आते हैं, पहले यहाँ पे हम ले आए, तो यहाँ पर की लगा दी हमने पोजीशन के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि ये हाफ सेकंड पे जो है ऊपर चली जाए और 1 सेकंड कंप्लीट होते हुए वापस नीचे आ जाए। तो हाफ सेकंड के मार्क के आसपास जो है मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और 1 सेकंड के मार्क के आसपास जो है इसको वापस नीचे लेके आना है। तो बाई हैंड भी ला सकता हूँ, बाकी मैं इस की पे क्लिक करूँगा, सिंगल ये एक की सिलेक्ट किया मैंने, ब्लू हो गई है ये। कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और फिर कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, तो जहाँ पर मेरा स्लाइडर है वहाँ पर वही की कॉपी हो जाएगी। तो ये बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई। अगर इसे हम देखते हैं ऐसे, तो ये बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई। अभी ये ऊपर जा करके एकदम इस तरह से बड़ी स्ट्रांगली वापस आ रही है, टक करके एकदम। तो हम चाहते हैं अभी थोड़ा स्मूथ तरीके से वापस आए। उसके लिए आप इस की फ्रेम को पकड़ करके F9 अगर प्रेस करेंगे तो ये ईज़ इन और ईज़ आउट हो जाएगा। अगर मैं अब आप इसको प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं ऊपर वो एकदम झटके से नहीं आया, स्मूथली जाके आ रहा है। ठीक है, हो गया और स्मूथली जाके आया वहाँ पे। और इसके बाद मैं इन तीनों कीज़ को अगर कॉपी करता हूँ सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से प्रेस करता हूँ, तो ये आगे फिर से कॉपी हो जाएंगी। तो ये 2 बार बाउंस हो गया, बॉल ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो नीचे वाली जो की है इसके ऊपर मैं स्मूथ नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर थप्पा पड़ता है तो थोड़ा जर्क के साथ जैसे इसे प्रॉपर थप्पा पड़ के उसी टाइम वापस चलेगी, ऐसा ही चाहिए। तो नीचे मैं स्मूथ नहीं करूँगा उसको, ये टक टक इस तरह से। तो अगर मैं इसको जो है फर्स्ट फ्रेम पे आकर के, या फिर चलो यहाँ पर ही आ जाते हैं, इधर आकर के इसको मैं ड्रैग करके भी ला सकता हूँ यहाँ से, एंड पॉइंट जो है मेरा आउट पॉइंट। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं अगर एन प्रेस करूँगा तो आउट पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए इधर आकर के मैं बी प्रेस करता हूँ तो इन पॉइंट मेरा इस जगह पे आ जाएगा। अब इतनी लूप जो है सिर्फ वही प्ले होगी। अब मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो सिर्फ इतनी लूप प्ले होगी, ये आप देख रहे हैं, इतनी ही लूप प्ले हो रही है अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप लूप प्ले कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वापस नॉर्मल उस पर ले जाता हूँ। और इसकी आप बार बार कॉपी लेनी है तो बार बार कॉपी ले सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन में से लंबा चलाना है तो ये आपकी बाउंसिंग चलती रहेगी। ठीक है, अब क्या है कि ये पहली बार ऊपर उछली, दूसरी बार थोड़ा सा इसकी हाइट को मैं कम कर देता हूँ, तीसरी बार थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, चौथी बार थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। इस तरह से हर बार इसकी हाइट को थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि एनिमेशन आपकी इस तरह की नज़र आएगी कि जो है स्लो होते होते रुक गई। अब ये जो सारी कीज़ जो हैं इनके अंदर सेम डिस्टेंस है, तो ये जो है टाइम अगली बार, क्योंकि अब हाइट कम ले रही है तो टाइम भी कम होता जाएगा। तो आप इनका कीज़ का डिस्टेंस कम करके थोड़ा सा इसको फास्ट कर सकते हैं एंड वाली चीज़ों को। मान लो इतनी कीज़ को मैं पकड़ता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। तो ये इस तरह से हो जाएगी। अगर ये इन बिटवीन वाली कीज़ जो है इनको भी थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं तो पहली बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आगे थोड़ा कम लगेगा। तो इसके ऊपर आप जितना आप टाइम लगाएंगे उस हिसाब से आपकी एनिमेशन अच्छी हो जाएगी। एक और ख़ास बात कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इसमें मोशन ब्लर लगाने के लिए वो जुगाड़ वगैरह नहीं करने पड़ते। यहाँ पर आपका जो है ये एक बटन बना हुआ है मोशन ब्लर का, इसके आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे टैब खाली है इस फुटेज की, इस पर आप मोशन ब्लर ऑन कर दीजिए। जैसे ही मैंने ऑन किया मोशन ब्लर, आप देख रहे हैं बॉल के अंदर मोशन ब्लर आ गया है। और यहाँ पर आपका मोशन ब्लर का मेन बटन है जिससे सारी कॉम्पोजिशन का मोशन ब्लर ऑन या ऑफ होता है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ऑफ हो जाएगा, इसे क्लिक करता हूँ तो ऑन हो जाएगा। अभी जो भी स्पीड है बॉल की उसके हिसाब से ब्लर इसके अंदर आएगा। तो ये इस तरह से ब्लर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आप जो है ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद में रोटेशन को भी आप चाहते तो रोटेशन को भी आप इसके अंदर एनिमेट कर सकते थे। मान लीजिए पहले फ्रेम पे रोटेशन पे की लगाता हूँ, अब ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, यहाँ तक मैं चाहता हूँ एक रोटेशन हो जाए, तो यहाँ पे मैं 1 क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा कि ये इस तरह से जाएगी। अब ये बाद में नॉर्मल हो गई, तो मैं अगली बार जो है 2 क्लिक करता हूँ और अगली साइकिल पे जो है यहाँ पे 3 एंटर कर देता हूँ। तो हर बार मैं जो है एक रोटेशन बढ़ाता जा रहा हूँ। अब ये
रोटेट भी होती रहेगी साथ में। हालांकि एंड में इस तरह से रोटेट होती ही लॉजिकल लग रही है, तो मैं लास्ट की रोटेशंस को डिलीट कर देता हूँ 2-3 के बाद जो है, और यहाँ पे मैं थोड़ी करता हूँ रोटेशन, पूरी एक रोटेशन के बजाय थोड़ा रोटेट करते हैं, अगले वाले पे थोड़ा और करते हैं कम, अगले पे बिल्कुल ही कम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आप समझ गए हैं, यहाँ पर भी मुझे 1 की बजाय थोड़ा सा और कम कर लेना चाहिए। अब ये ज़्यादा घूम गई यहाँ पर तीसरे पॉइंट पे, इसको और कम घुमाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पर जितना टाइम स्पेंड करेंगे उस हिसाब से आपकी एनिमेशन अच्छी होती जाएगी। ये आपको आज मैंने की फ्रेम्स का समझा दिया। अगर आपको की फ्रेम्स की इंटरपोलेशन प्रॉपरली देखनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो दूसरा बटन बना हुआ है मोशन ब्लर के साथ वाला ग्राफ एडिटर, इस पर क्लिक करें। जिन लोगों को की फ्रेम की नॉलेज है और उसके अंदर पूरा कंट्रोल हो चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे की फ्रेम नज़र आ जाएंगे। ये पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो पोजीशन के ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो स्मूथ है की फ्रेम, ये गोल जो करके जा रहा है, जहाँ पे हमने F9 प्रेस किया था, और जहाँ पे नहीं किया वहाँ पे एकदम शार्प है। तो जहाँ पे भी राउंडेड जो आपका कर्व होगा वहाँ पे स्मूथ एनिमेशन होगी, जहाँ पे भी शार्प कर्व होगा वहाँ पे आपकी स्नैपी एनिमेशन होगी। इस तरह से ये कर्व काम करते हैं। अब मैं एक बार इस मोड से बाहर आता हूँ और ये सारी कीज़ को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। हमारी फुटबॉल यहाँ पे पड़ी हुई है। बेसिकली आपको समझाने के लिए कि ये की फ्रेम करते क्या हैं, तो एक बार यहाँ पोजीशन पे क्लिक किया और 2 सेकंड बाद जो है हम इसको यहाँ ले जाते हैं। 2 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 सेकंड पे ही मैं इसको ट्रैक करके ले आता हूँ की फ्रेम को, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो इस तरह से आया। ये मोशन ब्लर मैं ऑफ़ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब ये बिल्कुल शार्प शुरू हुआ और शार्प ख़त्म हुआ, एकदम शुरू हुई एनिमेशन और एकदम बंद हो गई। हम चाहते हैं बॉल चलना शुरू हो धीरे से, फिर तेज़ हो, और रुकते रुकते थोड़ा धीरे होकर रुके, ताकि उसमें जो है वो आपको इनर्शिया महसूस हो। तो उसके लिए आप इस की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में जा करके यहाँ पे ईजी ईज़ इन और ईजी ईज़ आउट 3 ऑप्शन है। तो हम ईजी ईज़ आउट यूज़ करेंगे, क्योंकि बाहर जाते हुए हम चाहते हैं कि ये थोड़ा ईजी होकर के जाए। तो आप देख रहे हैं पे साइन चेंज हो गया है, लेफ्ट साइड को जो है एरो छोटा है और राइट साइड को वो खुल रहा है। बेसिकली पहले स्पीड जो है कम से और फिर एक्सपेंड हो रही है, तेज़ हो रही है। तो बेस शुरुआत आराम से होगी इसकी और फिर एकदम से स्पीड पकड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा आराम से शुरू हुआ और फिर स्पीड पकड़ी और एंड में जाके झटके से रुका है। तो यहाँ पर हम आकर के राइट क्लिक करते हैं इस वाले की फ्रेम पे, की फ्रेम असिस्टेंट में जाते हैं और ईजी ईज़ इन पे हम क्लिक करते हैं कि ईजी होकर के रुके यहाँ पर ये। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, अब ये बार इधर को एरो बढ़े हैं और यहाँ पे आके ये पॉइंट पे आ रहे हैं, तो स्पीड ज़्यादा से कम होगी। अब मैं इसे करूँगा प्ले, तो ये पहले धीरे से तेज़ होगा, यहाँ तक तेज़ चलेगा, फिर वापस धीरे हो जाएगा। ये अगर आपने नोट किया तो ये लास्ट में जर्क से नहीं रुक रहा अब, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको एन प्रेस करके इतनी लूप चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्मूथली अब जा रहा है, उस चीज़ का स्मूथली ये मूव कर रहा है। शुरुआत स्मूथ हो रही है और एंड में स्मूथ होकर के आराम से रुक रहा है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, एक बार ये कीज़ को भी डिलीट करते हैं। सेंटर में मैं इसको लेके आता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अभी एस प्रेस किया तो उससे मेरे बाकी सारे के सारे ऑप्शन चले गए, सिर्फ स्केल आ गया। तो अगर मान लीजिए मुझे ये सारे ट्रांसफॉर्म हमेशा खोल के नहीं रखने, अगर मुझे सिर्फ स्केल पे काम करना है, मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके एस प्रेस करेंगे तो स्केल आ जाएगा, सिर्फ पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन आ जाएगी, आर प्रेस करेंगे रोटेशन आ जाएगा, टी प्रेस करेंगे तो ओपेसिटी आ जाएगी। अब ओ से नहीं आएगी ओपेसिटी, टी से आएगी। तो याद करने के लिए आप ट्रांसपेरेंसी से याद कर लीजिए कि टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, उससे आपकी ओपेसिटी की ऑप्शन आ जाएगी, और ए से आपका एंकर पॉइंट आ जाएगा। तो फिलहाल मैं एस प्रेस करता हूँ, उससे स्केल आ जाएगा। अब मैं इस पर की लगाया मैंने स्केल के ऊपर, एक्चुअली मुझे फर्स्ट फ्रेम पे की लगानी है तो मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। और जो है अगर मैं इसको आगे जा करके यहाँ पे स्केल बड़ा करता हूँ तो इस तरह से मेरी स्केल की एनिमेशन हो रही है। हालांकि एक काम करते हैं, स्केल पे मुझे की नहीं लगाना, मुझे इस तरह से बस वैसे ही साइज़ बड़ा करना है, तो मैं कीज़ डिलीट कर देता हूँ। कीज़ डिलीट करने के लिए क्या किया मैंने, बेसिकली जो स्टॉप वॉच जिस पे की लगी हुई है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी कीज़ एक साथ डिलीट हो जाएंगी आपकी। तो ये भी ध्यान रखना है, गलती से क्लिक मत कर देना, कहीं बहुत सारी एनिमेशन की हो और फिर इसे क्लिक करते हो तो सब कीज़ एक साथ डिलीट हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा स्केल बड़ा कर लेता हूँ इसका, इतना कुछ यहाँ पे हम बॉल को रख लेते हैं। अब मैं आर प्रेस करता हूँ तो रोटेशन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक रोटेशन कंप्लीट दे दी। अब ये एक रोटेशन हो रही है। अगर मान लीजिए मैं इसको राइट क्लिक कर देता हूँ और
ईजी ईज़ इन कर देता हूँ और पहले वाले पे राइट क्लिक करके ईजी ईज़ आउट कर देता हूँ। तो ये शॉर्टकट भी इनके कंट्रोल शिफ्ट F9 और शिफ्ट F9 वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सोच रहा हूँ कि हाँ कि ये बढ़िया स्लोली स्टार्ट होगी और स्लोली रुकेगी। तो ये इस तरह स्टार्ट हुई और रुक गई, स्टार्ट हुई और रुक गई। अगर लेकिन मुझे इसकी लूप बनानी है तो हमेशा लूप ही इस तरह झटका सा नज़र आएगा लूप के अंदर। मैं चाहता हूँ लूप एकदम स्मूथ बनेगी, ये लगातार घूमती रहे। तो मुझे ये ईजी ईज़ नहीं करना बेसिकली। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल प्रेस करके अगर क्लिक करेंगे तो ये एक और बार क्लिक करें, सिंपल आपका की फ्रेम आ जाएगा। दूसरी तरीका क्या है कि राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जो है की फ्रेम इंटरपोलेशन में जा करके आप यहाँ पे इसको लीनियर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लीनियर करेंगे तो एक की लीनियर हो जाएगी आपकी। तो एक कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक करेंगे 2 बार तो उससे भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और राइट क्लिक करके आप जो है इधर से की फ्रेम इंटरपोलेशन से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, अब वो ईज इन और ईज आउट हट गया, अब ये लूप प्रॉपर चलेगी आपकी। तो आपको ये अब लगातार घूमती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर कोई वो रुक नहीं रही बॉल कहीं पे भी। तो ये आपको देखना है कहाँ पे आपको ज़रूरत है ईज इन ईज आउट की, कहाँ पे आपको स्मूथ ट्रांजिशन, कहाँ पे आपको स्मूथ एनिमेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे तो आप जो है ईज इन ईज आउट करेंगे उसको। बाकी आपको कहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इस केस में हमें नहीं चाहिए थी, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नहीं है। बाकी किसी भी टाइम पे आप ग्राफ में जा करके यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी को आप क्लिक कर सकते हैं। तो रोटेशन की यहाँ पे मुझे कीज़ दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इधर राइट क्लिक करके इसको की फ्रेम असिस्टेंट से ईजी ईज़ इन करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये इस तरह का बार बन जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके ईजी ईज़ आउट करता हूँ, यानी कि पहले हल्के से शुरू होगी, फिर एकदम से बढ़ेगी, फिर एंड में जाके फिर हल्के से कम होगी। इन हैंडल्स को आप पकड़ करके और भी इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं कि बिल्कुल और धीरे शुरू हो यहाँ पे शुरू में, और बाद में एकदम से तेज़ बढ़े। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल धीरे शुरू हुई और एकदम से फिर की तरह घूमी और फिर धीरे से बंद हुई। तो ये आपके पास कंट्रोल है, आप इसको किसी भी तरह से इनको हैंडल्स को मूव करके अपनी स्मूथनेस वगैरह अपनी एनिमेशन की कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के कर्व यहाँ पे हैं जो आप इस तरह से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वही ईजी इन ईज आउट वाले कर्व जो हैं। तो इसके अंदर आप जितना टाइम लगाएंगे ग्राफ एडिटर के अंदर और इसमें आप उतना ही एनिमेशन स्मूथ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इतना काफ़ी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आज हमने सारे की फ्रेमिंग के बारे में पढ़ लिया, उनकी इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, एनिमेशन कैसे होती है आफ्टर इफेक्ट्स में उसके बारे में पढ़ लिया। कोई भी ऐसी ऑप्शन जिसके आगे स्टॉप वॉच लगी है वो आपकी कीएबल रहेगी, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, मान लीजिए रोटेशन आपकी यहाँ पे खुली हुई है हमने, मैं चाहता हूँ पोजीशन के ऊपर भी की लगानी है, तो मैं पी प्रेस करता हूँ तो मेरी पोजीशन आ गई है लेकिन रोटेशन गायब हो गई। लेकिन मैं चाहता था कि रोटेशन की भी मुझे दिखती रहे की साथ में। तो अगर दो चीज़ें आपने एक साथ खोलनी है, तो जैसे अब पोजीशन खुली हुई है, साथ में रोटेशन भी खोलना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि पोजीशन ना जाए, तो शिफ्ट प्रेस करके आर प्रेस करें तो वो 2 ऑप्शन आ जाएंगी। अगर मान लीजिए स्केल भी चाहते हैं इनके साथ में, तो शिफ्ट प्रेस करके एस प्रेस करें तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो जो चीज़ें आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे एस या पी, तो उसकी चीज़ जो है उसकी जो ऑप्शन है साथ में आ जाएगी और पिछली ऑप्शन जाएगी नहीं। तो एक साथ आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं स्केल पे यहाँ पर की लगा देता हूँ, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा स्केल कम कर देते हैं, ठीक है। अब ये स्केल और रोटेशन में मेरी की लग गई, बाकी मैंने इसको सबको बंद कर दिया सब कुछ। मैं चाहता हूँ सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ खुल जाएँ जिन पे कीज़ लगी हैं, तो उसके लिए यू प्रेस करना है। यू प्रेस करने से वो सब प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जिनके ऊपर की लगी हुई है, बाकी कुछ नहीं खुलेगा। और अगर आप दोबारा यू प्रेस करते हैं तो सारा को सारा बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी हैंडी चीज़ें हैं, ये अभी आपको लग रहा होगा इनकी क्या ज़रूरत है, लेकिन बाद में जब अगर मान लो 20-20 लेयर हो जाती हैं आपकी, तो आपको ये बड़ा काम आती हैं चीज़ें कि आपको एक साथ सारी लेयर्स कोलैप्स करनी है या एक साथ जो है वही प्रॉपर्टीज़ खोलनी है जिनके ऊपर कीज़ लगी हैं, तो ये बटन काम आता है, यू जो है शॉर्टकट। बाकी ये तो हमने इमेज इंपोर्ट की, उसके ऊपर एनिमेशन कर रहे हैं। वीडियो का आपने देख लिया, वीडियो इंपोर्ट हो जाती है, ऑडियो भी इंपोर्ट हो जाती है, ठीक है। आप उसको ऑडियो को यहाँ पर डाल सकते हैं, ऑडियो लेयर अलग से आ जाती है। इमेज सीक्वेंसेस इंपोर्ट हो जाते हैं, उसका भी हम बाद में डिटेल देखेंगे इमेज सीक्वेंसेस क्या होते हैं। बेसिकली हम एक वीडियो जो है उसको इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही हम एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि अंदर वीडियो की तरह ही प्ले होते हैं। वो उसके बारे में हम डिटेल आगे जा करके आगे के लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा फोटोशॉप की जो है फाइल उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और मैं अगला जो अपना टॉपिक है पेरेंटिंग का, वो उसी से समझाने वाला हूँ। तो मैं एक बार ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और हम खोल लेते हैं फ़ोटोशॉप। ये हमारा फ़ोटोशॉप खोल लिया हमने, और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक ये अर्थ और हमारे पास यहाँ पर एक सन और एक ये मून, ये 3 मैंने डाउनलोड किए चीज़ें, इनको मैं फ़ोटोशॉप के अंदर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर। अब मून का साइज़ हम सबसे छोटा रखेंगे ऑब्वियसली,
उसके बाद अर्थ, ठीक है जी, और उसके बाद सन। तो इतना हम साइज डिफरेंस रख लेते हैं। थोड़ा सा अर्थ को और छोटा कर देते हैं मान लीजिए, और थोड़ा सा मून को भी और छोटा कर लेते हैं। अब जो मून वाली लेयर है इसको उठा करके मैं यहाँ साइड में ले आता हूँ, और अर्थ वाली लेयर है इसको भी उठा करके मैं यहाँ साइड में ले आता हूँ। इस तरह से ले आते हैं इसको हम, मून को थोड़ा यहाँ ले आते हैं। तो ये हमने कुछ थोड़ा सा सेटिंग बना ली है, और जो ये लास्ट लेयर है इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए हमारी चीज़। अब मैं इसको फाइल सेव एज, और इसका नाम रख देता हूँ पेरेंटिंग क्लास। तो जो है इसे सेव कर देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और जहाँ पे वो हमारी ये पेरेंटिंग क्लास वाली PSD है इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको फुटेज चाहिए या फिर जो है इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कॉम्पोजिशन, या कॉम्पोजिशन जिसके अंदर लेयर साइज भी रिटेन रहें। तो ये आपके ऑप्शन है। अगर आप फुटेज पे सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो आपकी फोटोशॉप की फाइल आ गई। इसको आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये एक इमेज आ गई है, तो ये एक इमेज बन के आ गया है, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि हमारी जो है फोटोशॉप की लेयर सारी बनी हुई आ जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। दोबारा डबल क्लिक किया, ये पेरेंटिंग क्लास वाले को मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर फुटेज की जगह पर कॉम्पोजिशन पे मैं क्लिक करता हूँ, और ओके पे क्लिक करते हैं। अब ओके करने से पहले भी ऑप्शन है कि एडिटेबल लेयर स्टाइल चाहिए या फिर मर्ज लेयर स्टाइल इनटू फुटेज चाहिए। तो अगर आप फोटोशॉप में कोई इफेक्ट्स वगैरह लगा रहे हैं, वहाँ पे जो आपके लेयर स्टाइल्स थे वो आप चाहते हैं कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में बाद में एडिट कर सके, तो यहाँ पर एडिटेबल लेयर स्टाइल्स के ऑप्शन रखिएगा ऑन। अगर आपको चाहिए कि बस वो मुझे कंप्लीट जो मैंने लगा दिया वो मर्ज होके आ जाए, तो मर्ज पे क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल हम एडिटेबल लेयर स्टाइल्स को ऑन रखते हैं, वैसे ही हमने कोई स्टाइल लगाया नहीं है तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपकी कंपोजिशन बन करके आ गई। अब वो आपकी PSD फाइल की बजाय एक कंपोजिशन बन के आई है, और एक बॉक्स बन गया है, फोल्डर जो है इसके अंदर अलग अलग 3 PSD नज़र आ रही हैं। देख रहे हैं आप, ये एक अर्थ की है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी विंडो के अंदर मून है, और ये सन है। तो इसको हम बंद करते हैं, और ये जो कंपोजिशन है इस पर आपको बस डबल क्लिक करना है, ये अपने आप यहाँ पर खुल जाएगी। अब आपकी ये टाइमलाइन के अंदर आ गई है, और ये तीनों लेयर आपकी आ गई हैं, मून, अर्थ और सन की। अब ये सन को मैं यहाँ पे अलग से मूव कर सकता हूँ, अर्थ को अलग से मूव कर सकता हूँ, और मून को अलग से मूव कर सकता हूँ। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने कंपोजिशन पे क्लिक किया था, इसलिए जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को तो उसका जो साइज़ है वो कंपोजिशन साइज़ आ गया है, और यहाँ पे एंकर पॉइंट इसका सेंटर में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर R प्रेस करके इसे रोटेट करता हूँ तो ये मून जो है अपने सेंटर पे नहीं घूम रहा, ये कंपोजिशन सेंटर पे घूम रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने सेंटर पे घूमे, तो इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं सारी चीज़ को फिर से। ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया था कि ऐसा करने पे क्या होता है। अब तीसरा जो केस था, पेरेंटिंग क्लास पे क्लिक करें। तीसरा केस था जो हमारा कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। अब जो हमारी कंपोजिशन आई है इसको क्लिक करेंगे। अब अगर मैं मून पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं वो अपना उसका खुद का जो साइज़ था फोटोशॉप फाइल के अंदर वो आ रहा है। अगर मैं अब इसे रोटेट करता हूँ तो वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर अर्थ, अर्थ का भी अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, और सन का भी अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 3 सेकंड्स की मैं कंपोजिशन लेता हूँ यहाँ पर, और N प्रेस करके इसको इतना छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पे अब तीनों लेयर्स को मैं इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ, और रोटेशन के की फ्रेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो तीनों पे एक साथ की लग जाएगी। तो आप मल्टीपल लेयर्स पे एक साथ की लगा सकते हैं। अब लास्ट फ्रेम पे आकर के मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ, तो तीनों के अंदर 1 रोटेशन आ जाएगी, तो एक सर्कल ये पूरा कंप्लीट करेंगे। अब इसे प्ले करते हैं, तो ये तीनों जो आइटम है हमारे, तीनों प्लैनेट जो हैं, सॉरी ये तो स्टार है सन, तो सन, अर्थ और मून तीनों अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहे हैं। अब पेरेंटिंग क्या चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ घूमे, तो अर्थ घूम रही है, साथ में मून भी घूमे। तो मून जो है उसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जलेबी जैसा आइकन बना हुआ है, इस पर आप लाएंगे तो यहाँ पे लिखा है पेरेंट पिक विप। अगर आप इसको ड्रैग करके अर्थ पे ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ आ गया मून के बगल में, यानी कि मून का जो पेरेंट है वो अर्थ बन चुका है। अब अगर हम मूव करते हैं इसको, तो आप देख रहे हैं मून जो है अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है, मून जो है वो अर्थ का चाइल्ड बन गया है। और हमको पता है कि अर्थ सन की चारों तरफ रोटेट करती है, तो अर्थ को जो है हमने सन का चाइल्ड बनाना है। उसके लिए एक तो ये ऑप्शन है जो पिक विप वाले जलेबी का साइन जो है, दूसरा ये जो नन लिखा हो ना यहाँ पर, ये पेरेंटिंग के लिए ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पेरेंट एंड लिंक लिखा हुआ है।
तो अगर मैं नन पे क्लिक करके और यहाँ पे सन पे क्लिक करता हूँ तो पेरेंट सन बन जाएगा अर्थ का, तो अर्थ सन के साथ घूमेगी। ठीक है, तो अर्थ सन के साथ घूम रही है और मून जो है वो अर्थ के साथ घूम रहा है। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट जो है एक वो बन गई है। अब थोड़ा सा हो सकता है आपको इसमें कन्फ्यूजन हो गई हो। सिंपलेस्ट तरीका ये है, मैं सब कुछ कंट्रोल जेड करके वापस ले आऊँ। सिंपलेस्ट मेथड ये है कि फर्स्ट टाइम पे मैं आ जाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मून का पेरेंट जो है अर्थ बन जाए, तो यहाँ पे नन पे क्लिक करके और मैं जो भी जिसको भी हमने पेरेंट बनाना है, जिसके साथ हम चाहते हैं कि वो चीज़ मूव करे, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और ये पिक विप वाली ऑप्शन किस लिए कि अगर यहाँ पर आपकी मान लीजिए लेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है, 50 लेयर हो जाती हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा आप कौन सी लेयर पे क्लिक करना है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे आप ड्रैग करके आपको पता हो तो आप डायरेक्टली लेयर को वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अर्थ के ऊपर भी यहाँ से जा करके हम सन पे क्लिक कर सकते हैं, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि अगर पिक विप से करना है तो यहाँ पे ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करें और जिस लेयर को पेरेंट बनाना है उस पर छोड़ दें, तो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब सन का कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, सन की अपनी रोटेशन चल रही है, उसके हाथ में अर्थ मूव कर रही है, उसके हाथ में मून मूव कर रहा है। अब इस केस में होता क्या है कि जो सन है वो मास्टर पेरेंट हो गया। सन जो है उसके अंदर अर्थ है और अर्थ के अंदर मून है। तो अगर मैं सन को मूव करता हूँ तो साथ में अर्थ भी मूव हो रही है और मून भी मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, अब मैं सिर्फ अर्थ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ, तो साथ में सन मूव नहीं होगा क्योंकि सन तो पेरेंट है इसका, अर्थ चाइल्ड है, तो चाइल्ड सेपरेटली मूव कर सकता है आराम से। ठीक है, और ये इस तरह से स्नैपिंग हो रही है बार बार। अगर आपको इससे इरिटेशन होती है तो आप स्नैपिंग यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो फिर ये नहीं होगा। तो अब ये जो अर्थ है ये फ्रीली मूव कर रही है क्योंकि अर्थ जो है वो चाइल्ड है। चाइल्ड फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन अगर पेरेंट मूव करेगा तो चाइल्ड को साथ में मूव करना पड़ेगा। अगर पेरेंट मूव नहीं कर रहा तो चाइल्ड फ्रीली मूव कर सकता है। इस केस में वैसे मून है, ये फ्रीली मूव कर सकता है यहाँ पर। इसके मूव करने से कोई और चीज़ जो है मूव नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इसका पेरेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये साथ में मूव होगा, और अगर सन सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा कुछ साथ में मूव होगा। तो पेरेंट के साथ में चाइल्ड मूव करता है और चाइल्ड खुद फ्रीली भी मूव कर सकता है। तो ये पेरेंटिंग होती है। थोड़ा बहुत अगर आपको ये मुश्किल लग रहा होगा अभी भी कंसेप्ट, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं ये। हम कोई और एग्जांपल भी, सिंपल एग्जांपल भी ले लेते हैं। इन सब को हम बंद कर देते हैं, लेयर्स को डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए मैं सिंपली 2 टेक्स्ट लिख लेता हूँ, पेरेंट, और मैं एक न्यू टेक्स्ट लिखता हूँ, चाइल्ड। तो इसको साइड में ले आते हैं, पेरेंट को इधर ले आते हैं और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, चाइल्ड छोटा होता है ना। तो अब क्या चीज़ है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस लेयर का, चाइल्ड वाली लेयर का पेरेंट बन जाए, ये पेरेंट वाली लेयर, तो सिंपली यहाँ पर जाकर के मैं पेरेंट पे क्लिक कर सकता हूँ, अदरवाइज ये पिक विप से ड्रैग करके ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पेरेंट लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेरेंट को जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो ये चाइल्ड साथ में मूव करेगा, लेकिन जब हम चाइल्ड को मूव करेंगे तो पेरेंट साथ में मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जो पेरेंट है उसने उंगली पकड़ी होती है बच्चे की, और जहाँ पे भी वो चलता है साथ में बच्चा चलता है। ठीक है, फिर वो अगर बच्चे को छोड़ देता है पेरेंट इधर उधर, तो बच्चा अलग से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर घूम सकता है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इस तरह से काम करता है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत इसको इस्तेमाल करोगे आगे। कंपोजिटिंग जब होती है तो बहुत सारी चीज़ें हमको पेरेंट करके मूव करवानी पड़ती हैं चीज़ों के साथ में। जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो ट्रैकिंग डेटा में यही होता है कि कोई नल ऑब्जेक्ट के हाथ में पेरेंट कर रहे हैं, आपने फॉग की लेयर डाली है, धुएं की लेयर डाली है, एक्सप्लोजन की लेयर डाली है, आप सब चाहते हैं कि चीज़ें इकट्ठे मूव करें, तो इस तरह से पेरेंटिंग करके ही आप वो चीज़ अचीव करते हैं। तो ये पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसके आगे हम चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। अभी हम डिलीट करते हैं सब कुछ को, और यहाँ पर हम फिर से जैसे कि ये वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं और इसी से कंपोजिशन बना लेते हैं। तो एडिटिंग की कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे मुझे इसकी स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करनी है, तो अगर आपको स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करनी हो फुटेज की, तो आप राइट क्लिक करके टाइम पे जा करके एक तो टाइम रिवर्स कर सकते हैं कि सिंपली कि रिवर्स में लेयर चल जाए, तो उसको क्लिक करूँगा मैं तो ये उल्टी हो जाएगी फुटेज पूरी। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। और मान लीजिए इसको वापस मैंने कंट्रोल Z प्रेस करके नॉर्मल कर दिया। दूसरा है टाइम स्ट्रेस। अगर टाइम स्ट्रेच पे क्लिक करता हूँ, ये प्रीमियर प्रो में जैसे होता था उससे ऑपोजिट है। यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर जो है, अगर मैं इसको मतलब 50 कर देता हूँ, मान लीजिए कम कर देता हूँ, तो आपकी जो वीडियो है वो फास्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे टाइम स्ट्रेच का ऑप्शन होता है, और प्रीमियर प्रो में स्पीड ड्यूरेशन का होता है।
तो जब यहाँ पे आप वैल्यू कम करेंगे टाइम स्ट्रेच के अंदर, जितनी वैल्यू कम करेंगे उतना वीडियो फास्ट हो जाएगी। देख रहे हैं छोटी होगी क्लिप। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये बहुत तेज़ी से इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। और अगर जितना इसको हम बड़ा करते हैं टाइम स्ट्रेच को, 100 पे नॉर्मल रहेगा, मान लीजिए इसको मैं 200 कर देता हूँ, तो जो ये हाफ स्पीड हो जाएगी इसकी। अब प्ले करेंगे तो थोड़ा सा स्लो मोशन में ये चलेगा, ठीक है। तो प्रीमियर प्रो में ये बिल्कुल उल्टा होता है इससे। जो लोग प्रीमियर से आ रहे हैं थोड़ा सा उनको हो सकता है कन्फ्यूजन हो। वहाँ पर क्या करते थे हम, जब 200 करते थे तो स्पीड बढ़ जाती थी। वहाँ पे बेसिकली स्पीड होता था फैक्टर, यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर है टाइम का। तो यहाँ पे बढ़ाएंगे, स्ट्रेच ज़्यादा कर देंगे आप इस क्लिप को, कम करेंगे तो स्ट्रेच कम हो जाएगा, यानी कि फास्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ है, इसको बाकी 100 कर देते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इसमें, राइट क्लिक करके टाइम पे अगर जाएंगे, अनेबल टाइम रीमैपिंग। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ये इन पॉइंट और आउट पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंटर बने आ गए। अब आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना इसको लंबा रखना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा मार्कर है वहाँ तक वीडियो ख़त्म हो जाए, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। अब ये फुल स्पीड पे वीडियो चलेगी और इस पॉइंट तक चलेगी। उसके बाद जो है ये वीडियो का लास्ट फ्रेम जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद बस ये ख़त्म हो गई आगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर जा करके सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+D से कट भी कर सकते हैं, और जो अगला पार्ट है उसको मैं डिलीट प्रेस करके डिलीट भी कर सकता हूँ। बाद में उसको रिवील भी कर सकता हूँ और इसको स्ट्रेच को बढ़ा भी सकता हूँ। इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ आगे मूव की, आगे शुरुआत में फ्रीज फ्रेम रहे और यहाँ से यहाँ तक जो है एनिमेशन चले। तो टाइम रीमैपिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आगे क्लासेस जब देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे और अच्छे से कि इसका एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो यहाँ पर ही रुक जाए, इससे आगे वीडियो जाए ना, यहाँ तक नॉर्मल चलती रहे, तो मैं राइट क्लिक करके टाइम और यहाँ पर अनेबल टाइम रीमैपिंग, यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर बटन जो है। अगर आपको कहीं पे नया की फ्रेम ऐड करना हो लेकिन आपको वैल्यू चेंज ना करनी हो, तो आप सेंटर की फ्रेम जो है इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक की बन करके आ जाएगी। अब अभी हमारा नॉर्मल है, बस वहाँ पे एक की फ्रेम आया। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे आगे का जो लास्ट की फ्रेम है इसको डिलीट कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि आखिरी इन्फॉर्मेशन टाइम रीमैपिंग की ये थी, तो यहाँ तक वीडियो चलेगी और उसके बाद बस फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी वीडियो को पर्टिकुलरली रोक करके फ्रीज़ करने के लिए। फिर यहाँ पर आप जो है कैरेक्टर इंट्रो शॉट होते हैं, जैसे हमने प्रीमियर प्रो के अंदर भी देखा था कि यहाँ पर आकर के हमने फ्रीज़ फ्रेम किया और उसके बाद में ये इसकी आउटलाइन बन करके आ गई, नाम लिखा हुआ आ गया कैरेक्टर का। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम पे, मान लीजिए मैं कॉपी ले लेता हूँ, किसी भी फ्रेम पे जा करके यहाँ पर आपको फ्रीज़ करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पर टाइम और फ्रीज़ फ्रेम क्लिक कर देंगे तो जिस फ्रेम पे आपने फ्रीज़ किया पूरी लेयर वही फ्रेम नज़र आएगा। तो मैं अब इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ, इतना क्लिप कर लेता हूँ, तो यहाँ पहले वीडियो चलेगी, इस फ्रेम पे आकर के फ्रीज़ हो जाएगी। तो उस केस में आपकी सेपरेट लेयर बनेगी। टाइम रीमैपिंग वाले केस में जो आप बस एक की लगा करके उसी लेयर के अंदर आप फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रेम को। तो ये टाइम रीमैपिंग के ऑप्शंस हैं। ये सब चीज़ें और डिटेल में भी आएंगी आगे, तो अगर आपके लिए ज़्यादा इनपुट हो गई है तो परेशान ना होना, ये सब कुछ हम अगेन एंड अगेन डिस्कस करेंगे ही लेक्चर्स के अंदर। इसके अलावा हमारी जो लेयर टाइप्स हमने मोस्टली कॉमनली यूज़ होने वाली देख ली है कि एडजस्टमेंट लेयर होती है। एडजस्टमेंट लेयर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर बन करके आ गई है। प्रीमियर के अंदर भी होती थी। इसका मेनली फंक्शन आपको मालूम है, इस लेयर के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता आपको इसके ऊपर, लेकिन जो भी आप इफेक्ट लगाएंगे वो अंडरलाइंग सभी जो लेयर्स हैं उनको इफेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं एक और लेयर लेता हूँ, यहाँ पर सॉलिड लेयर ले लेता हूँ, इस कलर की ले लेते हैं इसको, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं। और जो एडजस्टमेंट लेयर है ये सबसे ऊपर हमने रखी हुई है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरीज वगैरह लिखा है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर इफेक्ट्स हैं जो कि अभी छुप गए हैं। तो अगर कोई इफेक्ट आपको छुपा हुआ है तो इधर आप क्लिक करके जो है उसको उस पर क्लिक कर सकते हैं। कोई अगर आपका टैब छुप जाता है तो ये मैं इफेक्ट्स वाले टैब पे आ गया। यहाँ पर जो है मैं टाइप करता हूँ, मान लीजिए ह्यू, तो ये ह्यू सिचुएशन की ऑप्शन आ गई। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर एक बार एडजस्टमेंट लेयर पर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये हम बाद में इफेक्ट्स वाले टाइम पे इफेक्ट्स वाली क्लास के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आपको वैसे एक चीज़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। अब मैं मान लीजिए ह्यू चेंज करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी लेयर की ह्यू चेंज हो रही है। मास्टर सैचुरेशन में बढ़ाता हूँ तो ये एडजस्टमेंट लेयर जो है, ये जो नीचे वाली लेयर है इसके ऊपर भी काम कर रही है, और जो हमारा यहाँ पर ये बॉक्स वाली लेयर है इसके ऊपर भी काम कर रही है। इसका भी कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर को उठा करके नीचे कर देता हूँ तो ये सिर्फ अपने से नीचे वाली लेयर पे काम करेगी। अब हमारी जो ये सयान टाइप की, जो रॉयल ब्लू टाइप की ये लेयर बनी हुई है सॉलिड, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। तो जिस भी चीज़ के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगेगी उससे नीचे वाली सारी लेयर्स के ऊपर ये इफेक्ट डालेगी।
इसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट आप लगाओगे वो नीचे की अंडरलाइन सभी लेयर्स के ऊपर लगेगा। तो काफ़ी लंबी हो गई है आज की क्लास ऑलरेडी, लेकिन हमने इसके अंदर सारा लेयर पैनल का कंप्लीट कर दिया है हमने। जो इसमें लाइट और ये चीज़ें बची हैं, कैमरा वगैरह, ये हम आगे 3D वाले टाइम पे हम ये सारी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी जो लोग फोटोशॉप के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो इसके अंदर कुछ यहाँ पर लेयर इफेक्ट्स होते हैं, लेयर स्टाइल्स, जो फोटोशॉप के अंदर आपका ड्रॉप शेडो और इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर भी आपके अवेलेबल रहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो फिलहाल मैं जो है अपना सॉलिड लेयर को राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाकर के रीसेट कर देता हूँ ताकि ये फुल साइज़ में आ जाए। और ये करने का आपको जो है एक शॉर्टकट भी है। मान लीजिए मैं वापस छोटा करता हूँ इसको, तो कंट्रोल ऑल्ट एफ ये प्रेस करने से आपका वापस रीसेट हो जाएगा और पूरा फिट हो जाएगा कंपोजिशन के ऊपर जो भी आपकी लेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप गलती से कभी किसी चीज़ को छोटा बड़ा कर देते हैं, किसी को एक एक्सिस में आपने ऐसे कुछ कर दिया है और यू मूव कर दिया है, तो आप कंट्रोल ऑल्ट एफ प्रेस करेंगे तो वापस से वो फिट हो जाएगी। या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे जाकर के रीसेट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो फिट टू कंपोजिशन हो जाएगा वो। अब वापस हम इसे खोलते हैं और एडजस्टमेंट लेयर को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो हम यहाँ पे एक नया टेक्स्ट बनाते हैं, न्यू और टेक्स्ट। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर गजब, और ये हमने गजब का टेक्स्ट बना लिया। इसको हम थोड़ा सेंटर में ले आते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ड्रॉप शेडो जैसे इफेक्ट होते हैं कुछ फोटोशॉप के, वो यहाँ पे डाल सकूँ। तो लेयर पे जा करके यहाँ पे लेयर स्टाइल्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हैं ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, ये सब जो फोटोशॉप वाले इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ड्रॉप शेडो पे मैंने क्लिक किया तो शेडो बन करके आ गई है। यहाँ पे आपको विजिबल ठीक से नहीं होगी, तो ये जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर लेयर स्टाइल्स नाम का एक जो है ऑप्शन बनी आ गई। अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो आपको दोबारा दिखाता हूँ। लेयर पे जा करके ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ पे लेयर स्टाइल्स की ऑप्शन है। इसके अंदर ड्रॉप शेडो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको खोलते हैं और हम इसका जो है डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। अब आपको अच्छे से नज़र आ गई होगी गजब जो लिखा हुआ है उसकी शेडो। अगर मैं इस इफेक्ट के यहाँ पे आई पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। बाकी इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है मुझे, चीज़ों जो भी इसकी ऑप्शंस छेड़नी है वो यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। साइज़ बड़ा करना है, ठीक है, या फिर जो स्प्रेड बड़ा किया मैंने, भी साइज़ बड़ा करना है, उससे थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो फोटोशॉप के अंदर इफेक्ट्स होते हैं वो वाले, वो आप यहाँ से लेयर सेल में ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आपने लेयर सेल लगाए हैं आप इकट्ठा भी उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये लेयर सेल्स की ऑप्शन है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ एक बार, जो रॉयल ब्लू लेयर थी, एक गजब वाली लेयर जो है, इसको थोड़ा सा इसको साइज़ और बड़ा कर लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसको ब्लेंड करना है नीचे वाली मेरी लेयर के साथ में, तो यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड भी अवेलेबल है, ऐसे फोटोशॉप के अंदर होते हैं और प्रीमियर में भी होते हैं। वो यहाँ पर ऑप्शन आती है बट अभी वो नज़र आ नहीं रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉगल स्विचेस मोड, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग टाइप के मोड हमें नज़र आ रहे हैं। वो लेफ्ट साइड में जो मोड बने हुए हैं इन पे आप क्लिक करके इस यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर सारे मोड आप एक्सपेंड कर देंगे तो हर तरह की आपको इसमें इन एंड आउट की इन्फॉर्मेशन, ड्यूरेशन, सब कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो मैं इसे बंद करता हूँ ताकि टाइमलाइन बची रहे हमारे पास। यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो है उसके अंदर जो है ये ऑप्शंस आती हैं हमारी, जो मोड की ऑप्शन है, ठीक है, ट्रैक मैट की ऑप्शन है। तो मोड वाली जो ऑप्शन है इसमें आप देख रहे हैं नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हैं, मान लीजिए मल्टीप्लाई पे मैंने क्लिक किया तो वो इसके बाद मल्टीप्लाई मोड में चला गया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये अलग अलग टाइप के मोड हैं। स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लेंडिंग होती है इनकी आपस में, ओवरले पे आपको थोड़ा नज़र आएगा कि एक्चुअली ये क्या कर रहा है। तो अलग अलग मोड्स में ब्लेंड कर सकते हो आप इस चीज़ को। अगर आपको साइकिल करना है इन मोड्स के बीच में, बार बार यहाँ पे क्लिक करना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके प्लस का बटन है जो आपके कीबोर्ड पे उसे प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं सॉफ्ट लाइट हो गया वहाँ पर, ठीक है, हार्ड लाइट हो गया। इसमें मैं प्लस 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 पे क्लिक करता रहा तो अलग अलग तरीके से वो कैसे ब्लेंड हो रहा है टेक्स्ट उसके हाथ में वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। स्टेंसिल में इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज़ इस तरह से मूव करेगी। देख रहे हैं नीचे की लेयर वैसे है और ये अब कटआउट टाइप का, स्टेंसिल टाइप का बन करके आ गया है। तो ये भी एक इफेक्ट आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में अगर आपको इसको ऑफ़ करना हो तो यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं ताकि आपके टाइमलाइन में जगह बन जाए। ये टॉगल की ऑप्शन इसलिए होती है क्योंकि अगर हम सारा कुछ ऑन रखते हैं तो टाइमलाइन बहुत छोटी हो जाती है और टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए होता है स्पेस काम करने के लिए। तो हम इसको ऐसे ऑफ़ कर लेते हैं जब हमें ज़्यादा चीज़ें ना चाहिए। बिल्कुल भी ऑफ़ कर सकते हैं ताकि जो है अगर ये इस तरह के में मोशन ब्लर वगैरह की ऑप्शन भी नहीं चाहिए तो इतना छोटा तक इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक से इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
तो आज हमने ये काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। लेयर्स का हमने सारा डिटेल डिस्कस कर लिया, कॉम्पोजिशन कैसे बनती है, बाद में उसमें चेंजेस करने हो, सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सब हमने आज डिस्कस किया है। थोड़ी हैवी क्लास हो गई थी, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। ये बस ये मेन चीज़ें कुछ यही थी एडिटिंग रिलेटेड। इसके बाद हम जो है आगे इफेक्ट्स वगैरह की और चीज़ों की तरफ फिर हम बढ़ पाएंगे। तो ये क्लास जो लंबी हुई है उससे मुझे लगता है आपको बेनिफिट होगा। थोड़ा सा समय ज़रूर आपका गया है इसके अंदर, और प्रैक्टिस कीजिए इस सारी चीज़ की। जो टाइम है जो आप देंगे प्रैक्टिस के अंदर, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है आपके लिए हैंडी हो जाएंगी चीज़ें। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जो है हम आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, और ये कोर्स ख़त्म होने तक आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। जैसा कि हमने बात की है, ज़ीरो से हीरो वाला कोर्स है। तो अभी आपको चीज़ें अगर मुश्किल लग भी रही हो तो घबराइएगा मत, प्रैक्टिस करते जाइए और एंड तक आते आते आपके लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी कुछ आफ्टर इफेक्ट जानते हैं उनको ये ऑलरेडी क्लास जो है ओके लगी होगी, उनको ये सब चीज़ें पता ही होंगी। तो उनके लिए इंटरेस्टिंग आइटम जो है वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आएंगे जब हम थोड़ा विजुअल इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो ये थी जानकारी एडिटिंग के बारे में। आज आप समझ गए हैं कि लेयर्स कैसे काम करती हैं, टेक्स्ट लेयर्स कैसे काम करती हैं, टाइम रिवेविंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैसे काम करती हैं, ये आज आप सीख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी नेक्स्ट वीडियो आए। उसके अलावा मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ट्विटर के ऊपर जाके मुझे आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट डालता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कोई सवाल जवाब करना हो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी अगली क्लास जो है क्लास 3, उसके अंदर हम सीखेंगे मास्क के बारे में और मैट्स के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।